सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, तो जो इन्फेक्टेड सेल्स है वो अपने आसपास की जो सेल्स होंगी उनको एक्टिवेट कर देती हैं एक मैसेज के थ्रू, और फिर जो वो मैसेज जिसके थ्रू जाता है उनको हम फाइटर एजेंसीज कहते हैं, कि वो उनका एक डिफेंसिव सिस्टम होता है प्लांट में। प्लांट में कौन कौन से डिफेंस मिलते हैं डिजीज को रोकने के लिए? तो सबसे पहले तो जैसे पैथोजन एंट्री करेगा तो फर्स्ट लेयर से ही, जैसे एपिडर्मिस, सबसे पहले तो जो एपिडर्मिस होता है जैसे क्यूटिकल लेयर होता है, तो उसमें थिक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है। फिर उसमें उसके अंदर जब हम जाते हैं, उससे पहले क्यूटिकल लेयर होगा, फिर सर अभी फिर मैं आप मतलब ऐसे कंटिन्यू। हाइपोडर्मिस ले हाँ सकते हो, स्क्लेरेंकाइमा ले हाँ सकते हो, हाँ। एनाफिस ले सकते हो। हम्म, ठीक है, चलिए मैं आपको एलगी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे टेरेस्ट्रियल जी सर। एलगी के एग्जांपल बताएं। सर टेरिस्टेरियल के बाउचेरिया, और बाउचेरिया, बोट्रिडियम, और युग्मीला, कोई साइनोफाइसिस भी है? फ्यूसिलेट। क्या? कोई मेंबर साइनोफाइसी का भी है जो मतलब सॉइल में मिलता है? तो, तो साइनोफाइसी का तो मिलते तो हैं। नोस्टो की बात की थी साइनोबैक्टर क्योंकि आपने। सर नोस्टो की मिलता है, जो जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जो एलगी सॉइल में मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऐसे एलगी जो जो सॉइल में मिल जाते हैं अपन को, जो गीली मिट्टी है, नम सतह है, उसमें मिल जाते हैं, उनको टेक्निकली क्या बोलते हैं? टेक्निकली सर हम उनको बोलेंगे जो सॉइल में मिलती हो। तो अंदर होगा सर, अभी वो वर्ड तो। कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे एलगी की जो मेजर क्लासेज होते हैं जी उनके क्या क्या नाम है, एलगी के मेजर क्लासेस के नाम बताएं। सर क्लोरोफाइसी, साथ ब्रायोफाइसी। साथ में आप इनके मेंबर भी बताएं, एक या दो मेंबर के नाम ओके साथ में बताएं। ओके। नंबर फर्स्ट सर, जो एल्गी को हमने पिगमेंट के बेसिस पे मतलब डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी में कारा है, क्लेमाइडोमोनास है, बोल्वेक्स है। सेकंड आता है थियोफाइसी, तो थियोफाइसी में हम ब्राउन एल्गी को लेते हैं, और उसके एग्जांपल हैं एक मिनट, फ्यूकस है, हम्म। फ्यूकस है, लेमिनेरिया है। फिर हम्म। नंबर थर्ड पे आता है रेड एल्गी, जिसको हम रोडोफाइसी के अंदर रखते हैं। उसमें है ग्रेसिलेरिया है, जेलिडियम है, पोलोसाइथोनिया है। ठीक है, आपने यस। वोकेरिया का नाम लिया ना, वोचेरिया का नाम लिया आपने। हाँ सर। तो यस सर। इसके थैलस में कोई खास स्पेशल फीचर होती है? सर क्या नाम है, बाक्टीरिया का जो थैलस है वो सिनोसिटिक कंडीशंस होती है, मतलब इसमें इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सिनोसिटिक का मीनिंग क्या होता है? कि सर उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो रहा है, बट उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पाता है, तो मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक ही साथ। ओके, इसके रिप्रोडक्शन में कोई स्पेशल फीचर आपने नोटिस किया हो? वाउचेरिया में इसमें जूस स्पोर कैसे बनते हैं, इनके जूस स्पोर को क्या बोलते हैं? वाउचेरिया में सर अभी तो मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ हाउ सर। मेनी फ्लेजिला, फ्लेजिला मतलब फ्लेजिला की संख्या के आधार पे कुछ आपको याद आ रहा है कि वोचेरिया के जूस स्पोर को क्या बोला जा सकता है? सर जूस को भी बोलते हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं, जूस को भी बोलते हैं जो कि ओके, मोटाई ठीक है, ठीक वो है, बनता वहां है पे स्पॉट। सिन सिन जूस स्पोर का नाम आएगा। सिन का मतलब फ्यूज ओके होता है ना, सो मेनी सेल्स आर देयर, तो सबसे फ्लेजिला ओके निकलते ओके हैं। सिंग। ओके ओके। डायग्राम देखा होगा आपने ना। ठीक है, आपने कारा का मेंशन किया था ना। यस सर। कारा की थैलस के पार्ट्स के नाम बताएं, कि कारा का जो मैन बॉडी होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आपने पढ़े हैं, उनके नाम बताएं। सॉरी सर, क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़े। ओके, कारा में रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, कारा में कौन कौन से रिप्रोडक्शन के प्रकार पाए जाते हैं? सर कारा में सर मैंने ऐसे स्पेसिफिक नहीं पढ़ा पर्टिकुलर एल्गी का, कि जैसे क्लासेस मतलब क्लासेस के बेसिस पे तो मैं देख लूंगी सर ओके, थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप चेक कीजिएगा।
ओके, आप मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए कि एप्लेनोस्पोर एंड जूस्पोर में क्या डिफरेंस होता है। फिर एप्लेन स्पोर में तो फ्लैजिला एब्सेंट होता है जो कि नॉन मोटाइल होगा, लेकिन जो क्या नाम है जो स्पोर है उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो कि मोटाइल स्पोर है। और दोनों ही क्या नाम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स के टाइप्स। एंड व्हाट आर एकाइनिड्स। फिर एकाइनिड्स एक अनफेवरेबल कंडीशंस में एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि एक फेवरेबल सिचुएशन आने पर वो फर्दर डिवीजन में चला जाता है। ओके, तो अभी आपने तीन तीन चीज़ों के बारे में बताया। जूस्पोर के हाँ, बारे में बताया, एप्लेनोस्पोर के बारे में बताया, एकाइनिड्स के बारे में बताया। तो ओके। फेवरेबल टाइम में कौन से बनते हैं, अनफेवरेबल में कौन से बनते हैं। सर जो स्पोर्स तो फेवरेबल में ही बनेगा। देन एप्लेनो। सर एप्लेनो, सर एप्लेनो भी, सर एप्लेनो भी फेवरेबल में ही बनेगा। जैसे हेट्रोसिस्ट बनता है वो अनफेवरेबल में बनता है, बट ये दोनों तो फेवरेबल में बनेंगे। एकाइनिक है वो अनफेवरेबल में बनेगा। देखो क्या है कि जी, आप इसको जानबूझ के सिंथेसाइज ना करें। जैसे मान लो कि ओके। बात होती है कि एल्गी के लिए क्या फेवरेबल क्या अनफेवरेबल, तो एल्गी पानी में रहता है, हम्म, तो पानी है तो जूस पोर, पानी कम हम्म, हो गया एप्लेनो, और कम हम्म, हो गया एकाइनिड्स। ओके। ओके, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सर ऑटोगैमी है, सिंगैमी है, और ऑटोगैमी, सिंगैमी, और आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऐसे कुछ हाँ है। सॉरी सर, आइसोगेमी, आइसोगेमी एनाइसोगेमी जो कि क्लेमाइडोमोनास में तीनों टाइप का प्रेजेंट होता है, आइसोगेमी एनाइसोगेमी एंड सिंगेमी। और सर उ- थर्ड एक हम्म। उगेमी। हम्म। और फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट तो क्या होगा। बस सर तीन। हाँ, नेक्स्ट तो कुछ नहीं आइसो होगा। एनाइसो, नेक्स्ट कुछ नहीं हाँ होगा। हाँ, आइसो एनाइसो और सिंगेमी सर एकदम से वो रिकॉल आइसो, नहीं हो रहा। आइसो है ना। तो हाँ, सेम दोनों सुन, जो फ्यूज करेंगे वो सेम। सुनो सुनो, आइसो हाँ। देन एनाइसो। एनाइसो के दो प्रकार होते हैं, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी एंड मॉर्फोलॉजिकल यस सर, एनाइसोगेमी, है ना। यस सर, अगर डिफरेंस इन द बिहाफ ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी, एंड डिफरेंस अगर फंक्शन में है, मूवमेंट को लेके है, दिस इज फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। देन थर्ड वन इज द मोस्ट एडवांस, दिस इज उगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस सर। ओके, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा कैल्प फॉरेस्ट। यस सर। कैल्प फॉरेस्ट क्या होते हैं। सर कैल्प फॉरेस्ट जो लेमिनेरिया है उनका साइज बहुत बड़ा होता है, जो कि ब्राउन एल्गी होता है। वो सी वाटर में जब नीचे डिपोजिट मतलब बहुत बड़े साइज की स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो हम उनको कैल्प फॉरेस्ट कौन बोलते सी स्ट्रक्चर होती है काफी बड़ी जो आप बता रहे हैं। लेमिनारिया तो बहुत सही है, आपने सही आंसर दिया है, लेमिनारिया से ही जुड़ा हुआ है, बट आपने बताया ना कि बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर, तो क्या मतलब कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं आप। हैं। सर लेमिनारिया का थैलस कैसा होता है, दिखने में कैसा दिखता है। सर फिलामेंटस टाइप का होता है, लंबा सा। रिबन लाइक बोलिए आप, हाँ हाँ सॉरी, ह्यूमन लाइक। है ना। फ्रॉन्ट्स, है ना, हालांकि फ्रॉन्ट्स जो है ना, फ्रॉन्ट फ्रॉन्ट वर्ड जो होता है वो जैसे जिम्नोस्पर्म से चालू होता है। जिम्नास्पर्म में करते हैं ये। कोई बात नहीं, ठीक है। पंजाई आपने तैयार किया है। सर आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। ओके, आप मुझे बताएं कि फंजाई में मतलब पैरासेक्सुअलिटी क्या होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पैरासेक्सुअलिटी इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए फंजाई। सर जो पैरासेक्सुअलिटी का मतलब है कि जो भी हमें रिकॉम्बिनेशन के बाद जो वेरिएशंस मिलती हैं, जो कि हम मोस्टली मियोसिस में पढ़ते हैं कि मियोसिस में जब जब रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर के क्या नाम रिकॉम्बिनेशन होता है तो हमें एक वेराइटीज मिलती है, यानी कि एक हमें नए कॉम्बिनेशन मिलते हैं। लेकिन फंजाई के केस में क्या होता है कि उसमें माइटोसिस में ही मियोसिस जैसा हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और उसके बाद हमें नए नए कॉम्बिनेशंस और नई वेराइटीज हमें मिलता है।
गुड कॉम्बिनेशन मिलते हैं, तो इसको हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। ये रॉपर ने बताया था जब फर्स्ट टाइम जब देखा था, तो रैपर साइंटिस्ट ने। देखो आपने एक इतना सारा बताया ना, ठीक है, जी बातें सर। सही है। आप उसमें जो कोर मैसेज है ना उसको डालिए, ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग माइटोसिस, ओके। है ना, ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग क्रॉसिंग माइटोसिस। ड्यूरिंग माइटोसिस। क्योंकि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, बट इन जी। वाले केसेस में कभी कभार हो जाता है। हम्म, एंड क्रॉसिंग ओवर मीन्स द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ मियोसिस। हाँ। यस सर। ठीक है, देन व्हाट इज हेटेरोथैलिज्म? सर हेट्रोथेलिज्म का मीनिंग, सर हेट्रोथेलिज्म का मतलब है कि दो डिफरेंट जीनोटाइप वाले थैलस जब आपस में फ्यूज होते हैं, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर जो भी थैलस बनेगा वो हेट्रोथेलिज्म का स्ट्रक्चर। कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था सबसे पहले हेटेरोथैलिज्म को? सर म्यूकर निवेलिस करके, ओके, म्यूकर यानी शायद कि मैं सही। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है म्यूकर? जाइगोमाइसीट्स। जाइगोमाइसीट। तो जाइगोमाइसीट्स में एक स्ट्रक्चर बनती है जाइगोस्पोर। जी सर। तो जाइगोस्पोर क्या होता है? सर जाइगोस्पोर होता है कि जब दो थैल जब उनमें, सर एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर होता है जाइगोस्पोर का। कि मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ, आप वहां से क्वेश्चन जी सर। निकालने की कोशिश करना। एक होता ओके। है गैमेटेंजियल कांटेक्ट, जी सर। एक होता है सर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। जी सर। सर जाइगोमाइसीटीज में गैमेटेंजियल कोपुलेशन होता है, मतलब दो सेल्स हैं जो फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन का मीनिंग क्या होता है? सर दो दो थैलेस हैं जो कि कंप्लीटली फ्यूज हो जाती हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। सेल मत बोले ना आप, सेल क्यों बोलते हो आप? ये बोले कि थैलस, गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया फ्यूज होते हैं। हाँ दो हाँ, ऑल, गैमेटेंजिया आपस में हाँ, फ्यूज हो जाती है, all और वो content, उनका हाँ, स्ट्रक्चर। all content of the gametangia fuse together and form a यस। single structure that is called zygospore. जाइगोस्पोर। और in case of gametangial contact, only contact होता है, एंथ्रीडियम ओगोनियम से बस कांटेक्ट करता है, कंजुगेशन ट्यूब आपने बनाई होगी, बस उससे जी मेल सर। न्यूक्लियर ट्रांसफर होता है ना। एस्कोमाइसिटीज में बनता है जैसे वो, तो और ये जाइगोमाइसिटीज में पॉपुलेशन। ठीक है। अच्छा, बेसिडियोमाइसिट्स को अपन हायर फंजाई में इंक्लूड क्यों करते हैं? व्हाट इज स्पेशल विद सर बेसिडियोमाइसिट्स? मैं एक मिनट होल्ड कर सकती हूँ, फिर ओके, से कॉल आ रहा है। जी बिल्कुल सर। कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ तो जी मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि हम बेसिडियोमाइसिट्स को एडवांस फंजाई क्यों बोलते हैं? सर। बैसिडियोमाइसिटीज को, यस। सर जो बैसिडियोमाइसिटीज के फंगी हैं, एक तो सर उनमें डिप्लॉइड मतलब डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इंडिविजुअल जो थैलस होता है उसमें, और उसमें सेप्टा है, वो कंप्लीट सेप्टा बनते हैं सर। और एडवांस। कोई बात नहीं। देखो आपको जब एडवांसमेंट बताना होता है, तो जी। जाहिर सी बात है कि जीवों के अंदर एडवांसमेंट के लिए कोई चीज अगर आपको फोकस करनी है तो दैट विल बी रिप्रोडक्शन। सेक्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। That हाँ। will be reproduction. If reproductive structures are highly eliminated, then system is हाँ advanced. जी। तो बेसिडोमाइसीट के अंदर तो मतलब सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं वो लगभग लास्ट में जाकर के तो एनास्टोमोसिस होने लग जाती है। यस। डिफरेंट टाइप ऑफ हाइफे हैं वही फ्यूज अप हो रहे हैं, सोमेटोगेमी जैसा हो जाता है वो। हाँ। ओके, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, वो रहेगा कि माइक्रोराइजा क्या होता है? सर माइकोराइजा एक सर म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन है प्लांट रूट का और फंगी का, इसको हम माइकोराइजा। किस पर्पज के लिए होता है? सर सर इसमें दोनों प्लांट को भी बेनिफिट होता है और फंगी को भी बेनिफिट होता है। नहीं, प्लांट्स है, प्लांट्स को तो वो फोस्फोरस वो करते हैं, क्या नाम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है फंगस को, और प्लांट फंगाई को शेल्टर देते हैं, तो दोनों को ही एक बार बेनिफिट होता रिपीट कीजिए आप। है। ओके। सर, सर जो माइकोराइजा में जो फंगस प्रेजेंट होता है,
जिसको हम माइक्रोबायोम बोलेंगे, तो सर उसमें वो फंगाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है प्लांट रूट को। उसमें न्यूट्रिशन। मेनली वो, हम्म। हाँ सर, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएगा, और प्लांट है वो फंगी को रहने के लिए शेल्टर देता है। और सर दूसरा, फंगस रूट के चारों तरफ वो बना लेते हैं, एक क्या, उनका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा देते हैं, तो वाटर एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प होती है। देखो इसमें दो तीन बातें आपको बोलनी चाहिए। वन इज फॉस्फोरस अपटैक। हाँ आप मुझे ये बताएं कि माइकोराइजा की फॉर्मेशन का सॉइल के फॉस्फोरस के लेवल से कोई कनेक्शन होता है? अगर सॉइल में फॉस्फोरस खूब सारा होता है तो माइकोराइजा कम बनते हैं, ज्यादा बनते हैं? सर, अगर फोस्फोरस ज्यादा, सर वैसे तो मुझे नहीं पता इसका आंसर, बट हम्म। मैं गैस करके बता सकती हूँ कि हम्म। हम्म। क्या होगा, अनुमान लगा सकती हूँ सर क्या हाँ होगा। बताएं बताएं। तो सर मेरा लॉजिक तो ये कहता है कि अगर फोस्फोरस ज्यादा प्रेजेंट होगा तो प्लांट खुद ही ले लेगा प्लांट रूट में, है ना, तो अगर वहां पे फोस्फोरस कम होगा तो उनको किसी की हेल्प की नीड होगी। यानी कि सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स के ओके। साथ में। अगर सॉइल में कोई चीज अपने आप है तो किसी की हेल्प नहीं चाहिए, किसी को दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, म्यूचुअलिज्म है वो वीक पड़ जाएगा। अगर ओके। डेफिशिएंसी इज टू स्ट्रॉन्ग देन प्लांट गो फॉर द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। इट मे बी राइजोबियम। अगर आप नाइट्रोजन की बात करें, वो होगा आपका राइजोबियम। अगर आप इधर बात कर रहे हैं, दे आर मोस्टली ट्रीज हैं जो माइक्रोराइजो फॉर्मेशन करते हैं, दे आर मेनली ट्रीज, और उनको फॉस्फोरस चाहिए होता है, राइट। लेकिन आप अपने ओके। आंसर के अंदर ये बताना कि फॉस्फोरस, मेनली फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, ओके। है ना, फोकस करना फॉस्फोरस के ऊपर, बट नाइट्रोजन भी आपको बोलना है कि इन सर्टेन केसेस वो नाइट्रोजन भी प्रोवाइड कराते हैं। अब आपने जो बार बार जाल बोला तो आप वहाँ पे हर्टिंग नेट बोले, है ना। हाँ सर, हाँ ट्रम्स, सर। हाँ ट्रम्स शुड बी यूज्ड। ज्यादा कोशिश करना कि यस आप सर। ट्रम्स बोलें तो सामने वाले को लगता है कि भाई इसको आता है तभी बोल रहा है ना। ओके। तो आप ट्रम्स को पकड़ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। और अब एलगी से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे अपने मतलब, है ना, तो आपको अभी काम करना है। और अगले सेशन में मतलब आप खुद ही जज कर लेना कि मतलब आपको मतलब कितने परसेंट इम्प्रूव करना है, ओके। राइट। जी सर। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग चल रहा है तो मैं शेयर कर ओके। दूंगा, वहाँ पे ऐप पे चला जाएगा, फिर आप दोबारा से अपना सुन लेना कि आपने क्या ओके क्या सर। बोला है, और बाकी लोगों के भी सुन लेना, और फिर आप ओके। इस पे दोबारा काम करना, क्योंकि अपन को अभी तो नहीं पता कि क्या बोल गए अपन, बाद में जी पता सर। रहेगा कि अपन क्या क्या बोल गए। ठीक है। ओके। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। हाँ ओके, सर, सर अभी मैं एग्जिट करूंगी, फिर मैं रिकॉर्डिंग्स कोई देखूंगी। बात नहीं, हाँ। ठीक है, बिल्कुल हाँ। कर सकते हैं। ओके सर। थैंक ओ, यू सर। अच्छा, आपका एम्ब्रियोलॉजी का क्या हुआ? हेलो, जी सर। एम्ब्रियोलॉजी का क्या हुआ आपका? सर कंटिन्यू चल रहा है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उससे। नहीं अभी तो नहीं, आप एक बार तैयार कर लो और फिर अपन हाँ। एम्ब्रियोलॉजी हाँ, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है। हाँ। ओके। ओके। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। ओके। तो अ, अभी नेक्स्ट फिर आप बता दीजिए, यामिनी जी, आर यू रेडी? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, ओके। चलिए तो मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। और आपका भी जैसे आपका एम टेक है ना? हाँ जी सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि भाई आप कौन सी फील्ड से हैं, तो वो जो भी बात करेंगे उनको आप सेटिस्फाई कर देना। वो ये बात करेंगे भी आप एम टेक किया हुआ, आपका बॉटनी से नहीं है, जो भी बातें आएंगी जी। तो आपको यही बताना है कि मैंने चाहे एमएससी वहाँ एम टेक कर लिया हो, लेकिन सर मेरा इंटरेस्ट बॉटनी में भी रहा है, और अब मैं उसको पढ़ रही हूँ, और मैंने उसको मतलब पढ़ा भी है, रिटर्न क्लियर किया, तो आप इस आपकी इस बात में दम है कि आपने बॉटनी पढ़ी है। बट अब आपको सिद्ध करना है कि आपको बॉटनी मतलब सच में पढ़ी है, और आपको उसके बारे में रिप्लाई देने हैं। बस आपका टारगेट यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है।
ओके, तो मैं आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। और मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा वो रहेगा कि जैसे आपके सिलेबस में मेंशन है प्रियॉन्स। जी। प्रियॉन्स क्या होते हैं? सर प्रियॉन्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीनेशियस इन्फेक्टिव एजेंट। इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मैड काउ डिजीज और बोवाइन एन्सेफेलोपैथी, ये सब उसके एग्जांपल हैं। बेसिकली इसमें मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है विच इज ए कॉजिंग एजेंट फॉर द डिजीज। मिसफोल्डेड प्रोटीन, कोई प्रोटीन, पर्टिकुलर प्रोटीन का नाम आपको पता है? सब पर्टिकुलरली तो नहीं पता बट फॉर सम डिजीज आई कैन से लाइक नॉट इन द बॉटनी के सेंस में बट आई नो दैट अल्जाइमर में जैसे टाउ प्रोटीन होता है, तो आई रिमेम्बर दैट कि टाउ प्रोटीन जो होता है वो। देखो वहां पे आता है PRPSC, यस सर, PRPSC, पीआरपीएससी। है ना? और यस सर, पीआरपीएससी। आपसे जैसे ये मिसफोल्डेड प्रोटीन आपने बोला ना, जी। हाँ, तो इन्फेक्टियस प्रोटीन्स पार्टिकल्स ओनली, आप ओनली वर्ड यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट ए सेल, है ना, नॉट ए न्यूक्लिक एसिड, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट ओनली ए प्रोटीन दैट इज मिसफोल्डेड एंड इट कैन misfold another protein. यस। ओके, ठीक है। अ, एक हेल्पर वायरस क्या होते हैं? व्हाट आर हेल्पर वायरसेस? सर मैं अभी करेक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ बट मुझे इतना याद आ रहा है कि है ना, ऐसे वायरस होते हैं शायद जिनमें ना खुद से इन्फेक्टिविटी नहीं कर पाते, दे नीड समथिंग फ्रॉम यू नो, मतलब कुछ उनको रिक्वायरमेंट होती है तभी वो कर पाएंगे। आई एम नॉट सो श्योर अपन अबाउट ये नहीं बोल दिस। सकते यू नो, अपन वहाँ ये नहीं बोल सकते यू नो ना। ओके। ओके। थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या है ना, थोड़ा सा रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई जी। बात नहीं। हम्म। आपने एक पैथोलॉजी में एक टर्म सुना होगा, एप्रिसोरियम। सर ओके, इन्फेक्शन क्या होता है? प्लांट इन्फेक्शन किसे, क्या कैसे समझाएंगे कि प्लांट डिजीज में जब कोई भी प्लांट को इन्फेक्शन होता है तो हाउ यू डिफाइन इन्फेक्शन? इन्फेक्शन विल बी लाइक जब कोई भी प्लांट में फंगल या बैक्टीरिया और वायरस एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब प्लांट सेल पे अटैक करते हैं और उसके अंदर सिम्टम क्रिएट करते हैं, लाइक इन फ्रॉम इन्वेडिंग टू क्रिएटिंग द सिम्टम, तो जो आप फर्स्ट स्टेप जो होता आप है वो इन्फेक्शन। आप पूरा सीक्वेंस बता सकते हैं कि इन्वेड करने से इन्फेक्शन होने तक कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सर स्टेप्स तो मुझे एक्यूरेटली नहीं कोई नहीं बात पता है अभी। कोई बात नहीं। आप कोई जैसे आपने इन्वेड बोला ना, जी। तो फंजाई के केस में जो फंगल पैथोजन होते हैं वो अपने होस्ट को कैसे इन्वेड करते हैं? इन्वेड करने के लिए कौन सी मैकेनिज्म्स यूज करते हैं? कोई फंगस अपने होस्ट को इन्फेक्ट करेगा तो उससे पहले उसको पेनिट्रेट करना है। जी सर, कौन कौन सी फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म, वुड बी पेनिट्रेशन। कौन कौन सी मैकेनिज्म्स काम में ली जा सकती हैं? सर पेनिट्रेट करने के लिए मोस्टली दे विल यूज देयर माइसीलियम और समटाइम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लाइक हॉस्टोरियम टाइप वो क्रिएट करते हैं। तो आपने तो बोला समथिंग, समथिंग के ऊपर वो था जो मैंने आपसे पूछा था, एप्रिसोरियम। ओके। अच्छा। ओके। जहाँ पे वो मेलानिन का जो सिंथेसिस है उसको एनक्रीज करता है ताकि ट्रिगर प्रेशर बढ़ा के इन्फेक्शन पैग है उसको पेनिट्रेट कराया जा सके। कोई एंजाइम भी काम में लेते हैं फंजाई पेनिट्रेशन के लिए? होस्ट के डिटेल्स सर को रैप्चर करने के लिए, होस्ट का जो बैरियर है, फिजिकल बैरियर, उसको डिस्टर्ब करने के लिए क्या फंगल हाइफे कोई एंजाइम सीक्रेट करते हैं? सर आई डोंट नो, मतलब मैंने एक्चुअली फंगई अभी पढ़ाई नहीं है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा है इसका। तो आपने एल्गी तैयार किया है? हाँ सर, मैंने एल्गी
पढ़ा है और जो यूनिट 1 है उसको पढ़ा है अभी बस। अच्छा, यूनिट 1 मतलब आर्की बैक्टीरिया पढ़ा आपने? हाँ जी, आर्की बैक्टीरिया ओके, पढ़ा है मैंने। ओके, ठीक है। गिव मी सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। कुछ खास खास बातें बताएं आप आर्की बैक्टीरिया की। सर आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का होता है। उसमें नॉर्मल बैक्टीरिया में जैसे नैग और नैम होता है, यहाँ पे नैग एंड नेट प्रेजेंट होता है। और दूसरा ये होता है कि इनका जो लिपिड होता है उसके अंदर ईथर लिंकेज होता है। ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली दे आर कैटेगराइज इनटू द मेथनोजेंस और हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। इन कैटेगरीज में दे फॉल्स। और they are more closer towards eukaryotic cell membranous structure than compared to bacteria. ओके, आपने जैसे ईथर बॉन्ड्स का बताया ना, तो ईथर जी बॉन्ड्स कहाँ मिलते हैं? आर्की बैक्टीरिया में ईथर बॉन्ड्स कहाँ मिलेंगे आपको? हाँ सर, जो सेल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है उसमें उसमें जो लिपिड के साथ लिपिड्स का जो रहता है लिंकेज, उधर ईथर लिंकेज होता है। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप टेट्रा ईथर लिंकेज बोले तो ज़्यादा सही लगेगा। ओके सर, ओके, टेट्रा ईथर लिंकेज। जी ठीक है। आपने जैसे एसिडोफाइल बोला ना, एसिडोफाइल, एसिडोफाइल क्या होते हैं? हाँ सर, थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट होते हैं। लाइक दे कैन सर्वाइव, तो दे कैन। थर्मोफाइल एंड एसिडोफाइल दोनों डिफरेंट हैं, या मतलब आप एक साथ बोल रहे हैं तो कुछ है इनके बीच में? सर एसिडोफाइल बेसिकली एसिड लविंग, हम्म, लाइक वो एसिडिक सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। सॉइल मत और बोलिए, इसमें जो मैंने एसिडिक एनवायरनमेंट बोलिए, सॉइल मत बोलिए। हाँ एसिडिक एनवायरनमेंट, यस हम्म, एब्सोल्युटली एसिडिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स विल बी बेसिकली कि जो मतलब हॉट स्प्रिंग टाइप का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है, 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे मेन कारण होता है एसिड की प्रेजेंस। और एसिड में जैसे H2SO4 होता है, तो H2SO4 के साथ में जैसे पानी को आप डालेंगे तो वहाँ पे रिएक्शन जो होते हैं ना वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन होती है, तो टेम्परेचर राइज होने का कारण होता है एसिड। तो दोनों चीज़ें अपने आप ही वहाँ पे हैं कि एसिड देयर एंड टेम्परेचर ऑल्सो देयर। ठीक है। जी तो सर। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये इतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कैसे कर लेते हैं? बाकी जीव तो नहीं रह पाते ऐसे एडवर्स एनवायरनमेंट के अंदर, तो हाउ दे आर लिविंग, दे आर सस्टेनिंग एट सच ए हॉट टेम्परेचर? एनी अडेप्टेशन है इनके पास? कुछ ऐसी फीचर जो आपने नोटिस किया हो कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है? व्हाट अबाउट देयर डीएनए? सर डीएनए तो डीएनए तो सर सर्कुलर डीएनए होता है इनका। और प्रिमिटिव प्रिमिटिव न्यूक्लियस टाइप ही होता है। कि डीएनए की स्टेबिलिटी को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? सर टेम्परेचर एंड पीएच ये प्रभावित करती हैं नहीं, जैसे आप डीएनए ऐसे की समझे कि मैं चाहता हूँ स्टेबिलिटी। कि मैं हाई टेम्परेचर के ऊपर सरवाइव करूँ, तो मेरे डीएनए में क्या होना जी चाहिए? हाँ सर, इनके जो डीएनए में होता है जीसी बॉन्ड ज्यादा होते हैं कंपेयर टू एटी। वो इनके डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं आप क्योंकि वहाँ पे दोबारा 3 दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एक बार दोबारा से बोलें आपने जो बोला है। अ, सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो इनका न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर होता है उसमें जीसी ग्वानिन और साइटोसिन की जो पेयरिंग होती है वो एटी की पेयरिंग से ज्यादा होती है। पेयरिंग ज्यादा कैसे होगी? पेयरिंग तो वही होता है, जी और सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, पेयरिंग तो वही होता है। आप बोलिए जी सी अच्छा, कंटेंट ज्यादा होता अमाउंट, कंटेंट, यस सर, यस सर, कंटेंट ज्यादा होता है, जीसी कंटेंट इज हायर कंपेयर टू एटी। है। वो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
हाँ, मतलब इनके डीएनए में जीसी कंटेंट ज्यादा होने से एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें पाई जाती एक्स्ट्रा है। हाइड्रोजन। ओके, ओके। ठीक है। जी सर। सर तो ये एल फॉर्म बैक्टीरिया क्या होते हैं? व्हाट आर एल फॉर्म बैक्टीरिया? सर एल्फा बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके बैक्टीरियल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सबसे पहले इनको पाश्चर लेबोरेटरी में जनरेट किया गया था, और लेबोरेटरी में इनको जनरेट करने का एक तरीका हो सकता है कि हम लाइसोजाइम से इसको ट्रीट करें, तो एल्फॉर्म बैक्टीरिया जनरेट हो सकते हैं। व्हाट आर पीपीएलओ? पीपीएलओ प्लूरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। सर ये भी माइकोप्लाज्मा और उनकी क्लास में आते हैं। इनके ऊपर भी मेन फीचर ये होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए जो एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी यूज करते हैं, तो आपने बोला कि ये वो सब इनके लिए। माइकोप्लाज्मा वाली क्लास से आते हैं, तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? कलेक्टिवली ये कौन सी क्लास में आते हैं? कलेक्टिव को टर्म है इन सब के लिए कि कहाँ इनको अपन टैक्सोनॉमिकली कहाँ पुट करते हैं? सब मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स। मुझे याद है। आपने जब ये तैयार किया है जी ये बैक्टीरिया वाला सेक्शन, तो हालांकि खैर आपको वैसे पता भी होना चाहिए, एक टर्म आता है LUCA। NUCA। नहीं सर मुझे याद नहीं आ रहा। लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, यानी कि जो सभी प्रकार नहीं के सर। बैक्टीरिया हैं उनके कॉमन एंसेस्टर जो हैं दे आर LUCA, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ओके सर। तो इसके बाद में आपने एल्गी तैयार किया ना? हाँ जी सर। ठीक है। वॉल्वॉक्स के बारे में आप जानते हैं? सर वॉलवॉक्स क्लोरोफाइसी का मेंबर है, एंड इट इज ए कॉलोनियल कॉलोनी बनाता है। इनकी इसमें कॉलोनी मोटाइल है नॉन मोटाइल है? सर ये मोटाइल होता है, और इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ये कॉलोनी फॉर्म करता है और सिनोबियम टाइप की कॉलोनी बनाता है, जिसमें कि फिक्स नंबर ऑफ सेल्स सेल्स। प्रेजेंट होती है। यस, जी है ना। सिनोबियम इज ए टाइप ऑफ कॉलोनी जिसमें नंबर ऑफ सेल इज फिक्स्ड ड्यूरिंग द यंग स्टेज। आफ्टर दैट जी ओनली सेल्स इंक्रीज इन साइज। जी सर। वॉलबॉक्स में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है? रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वॉलबॉक्स में? सर मेरे को एक्चुअली वॉलबॉक्स और बाउचीरिया में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, और नहीं, वॉलबॉक्स तो गोल है, वो चेरिया फिलामेंटस है। देखो, अगर आपने बुक में डायग्राम देखे तब तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। नहीं सर मैंने बुक में डायग्राम नहीं देखे हैं एक्चुअली। मैं तो आप आ, सुनिए सुनिए, आप लोग कोर बॉटनी के लिए जो बॉटनी की पुरानी बुक आती थी, अ, ये जो मेरिट पब्लिकेशन का बुक है, रस्तोगी पब्लिकेशन का, वो वो खरीद लीजिए, वो अच्छा ऑनलाइन मंगवा लीजिए और उसके डायग्राम देख लीजिए। आपका अच्छा मतलब सर खूब आप एक सारा। बार बुक का नाम बताएंगे? बुक का सर एक बार नाम, आप प्लीज बुक का नाम बताएं। उसका नाम टेक्स्ट बुक ऑफ एल्गी के नाम से आती है। अच्छा रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरिट से निकलता बुक, डायग्रामेटिकली सबसे बेस्ट बुक है। तो जैसे आपका कंफ्यूजन है ना, जी जी जैसे उन्होंने मेरे को जी सीन सर। जूस पोर नहीं बताया, अब ये बुक हम्म, देखी हुई तो बता देते, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने कौन कौन से एल्गी तैयार किए हैं? सर मैंने ऐसे स्पेसिफिकली कोई एल्गी नहीं तैयार किया था। मैं जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर, टू बी रियली वेरी फ्रैंक, मैं
नीट वाली जो एनसीईआरटी की बुक है ना उससे नहीं वो तो ठीक है, पढ़ के लेकिन अभी। देखो क्या है कि आपसे जैसे मानो कि कुछ भी पूछा जा सकता है ना। जी या सर। उन्होंने पूछ लिया कि नहीं सर, वो आप मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, क्लेमाइडोमोनास मुझे की समझ में आ स्ट्रक्चर रही है बताएं, बात। मतलब क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है बताएं, तो आपको जी। क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर बतानी पड़ेगी, है ना। ओके। हाँ जी सर। आपने एल्गी में फ्लैजिला पढ़े होंगे। जी सर। कितने प्रकार के फ्लैजिला होते हैं एल्गी में? आ, सर फ्लैजिला जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो इसमें मैंने पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि जैसे उनमें बाई फ्लैजिलेट, क्वाड्री फ्लैजिलेट और मल्टी फ्लैजिलेट कंडीशन देखो होती है देखो ये जूस आपने जो फ्रूट के बोला, अंदर ये स्पेसिफिक। आपने बोला कि मैंने रिप्रोडक्शन के टाइम पे पढ़ा, बट एल्गी में तो वेजिटेटिव सेल्स में भी फ्लैजिला होते हैं। हाँ, वेजिटेटिव सेल में भी होता है। हाँ, आप आ, जो बोल रहे हो सर कि मतलब मतलब काउंट। ये दो हैं, चार हैं, ज्यादा हैं, ये तो नंबर की बात है। आप यहाँ पे टाइप्स बता रहे हैं, टाइप्स का मतलब क्या है कि एक आपके हैं जिनकी सरफेस बिल्कुल से स्मूथ है, दूसरे वो हैं जिनकी सरफेस समझ स्मूथ गई। नहीं है, तो उनके जी। ट्रम्प्स हैं, जी। वो ट्रम्प्स बोले। जी सर। फिर आप बताएं। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ थोड़ा सा, ये कुछ मुझे याद आ रहा है विप 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 पैट्रोनेमिक कुछ ऐसे करके। नहीं, देखो या और तो आपको ट्रम याद आना चाहिए कि विप्लेस एंड टेंसेल, विप्लेशन, हाँ विप्लेश याद आ रहा था। है ना, या पेंसिल याद नहीं आया मुझे। एक्रोनिमेटिक, है ना, या आपको एक्रोनिमेटिक जी। एंड पेंटानिमेटिक, पैंटानेमेट या है ना, या फिर आपको जैसे मास्टिकोनीम, मैस्टिक। जी सर। क्योंकि जी सर। ऐसे बोलते ही फिर सामने वाले को लगता है कि हाँ इसका क्लियर है। समझ रही हूँ सर मैं। मुझे इस पे और थोड़ा क्लैरिटी और थोड़ा और ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है इस पर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जी। कंटिन्यू करते रहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है। एल्गी में आप थैलस जो स्ट्रक्चर होती है ना, हाँ जी। एल्गी में डिफरेंट टाइप्स के थैलस होते हैं, अलग अलग एल्गी में अलग अलग प्रकार के थैलस होते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स बताएं आप कि जहां आपने अलग अलग टाइप्स के थैलस नोटिस किए हों एल्गी में। सर जैसे ब्राउन एल्गी में होता है कि एक फ्रॉन्ट टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक वो मैंने सर एक्चुअली मैंने कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये चीज नहीं पढ़ी है ना, मैंने बेसिक वैसे ही रीड किया है। ओके, कोई बात तो नहीं, ठीक है। आ, पॉलीसाइफोनिया के बारे में आप जानते हैं? आ, ये सर पॉलीसाइफोनिया के बारे में जानती हूँ मैं। व्हाई इट इज इसके कॉल्ड बाद पॉलीसाइफोनिया? हाँ सर इसके अंदर जो उसका जो थैलस का स्ट्रक्चर होता है ना उसमें जो सेंट्रल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मल्टीपल पॉलीसाइफोन यानी कि काफी सारे ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो मेन सेंट्रल स्टेम होता है उसका। इसीलिए इसको पॉलीसाइफोनिया कहा जाता है। और इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है वो इसके एक शॉर्ट आर्म जो क्रिएट होती है वो मोनोसाइफोनस होती है उस पर बनते हैं। देखो आपको इसमें जो बोलना था वो ये बोलना था कि पॉलीसाइफोनिया मीन्स सेवरल साइफन्स हैं, तो आप बोलिए यस। सेंट्रल साइफन एंड पेरी सेंट्रल साइफन्स। सेंट्रल एंड पेरीसेंट्रल, ओके सर। ठीक है, फिर आपने जी। बोला रिप्रोडक्टिव, आपने मतलब उसको एक्सटेंड करने के लिए रिप्रोडक्टिव फिर साइड ब्रांच बोला, फिर वो मतलब जी। सिंगल सेल से बनी हुई है, बट स्टिल जी। आपके पास उसका ट्रम नहीं है अभी, उसका एक हाँ ट्रम जी। है ट्राइकोब्लास्ट, ओके। है ना, ट्राइकोब्लास्ट। कैन यू डिफाइन, ट्राइकोब्लास्ट। कैन यू डिफाइन ट्राइकोगाइन? ट्राइकोगाइन क्या होता है? ट्राइकोगाइन भी आपको पॉलीसाइफोनिया में मिलेगा। ओके सर, मैं मुझे नहीं आ रहा है अभी। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ट्राइकोगाइन। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के नाम क्या होते हैं पॉलीसाइफोनिया में? सॉरी सर, आई जस्ट मिस्ड इट। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, सेक्सुअली जब पॉलीसाइफोनिया रिप्रोड्यूस करता है तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में कुछ यूनिक बनता है। सर
जो पॉलीसाइफोनिया होता है उसमें स्पेसिफिकली जो होता है ट्राइफेजिक डिप्लोबायोटिक टाइप का एक लाइफ साइकिल होता है, जिसके अंदर गैमेटोफाइट और जो गैमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद इसके अंदर कार्पोस्पोर और टेट्रास्पोर्स बनते हैं, जो कि इसके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती हैं। कोई बात नहीं है ना। आपको जी, देखिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना था, आपकी लाइफ साइकिल ओके। के बारे में। कोई नहीं, कोशिश कीजिए, मतलब कि क्या आप स्पर्मेशियम को जानते हैं? स्पर्मेशियम क्या होता है? स्पर्मेशियम सर वो कंडीशन होती है जो कि ना नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है, उसको हम स्पर्मेशियम कहते हैं। कौन सी एल्गी में मिलेगा आपको? सर स्पाइरो। नहीं नहीं, अपना सेम टॉपिक चल रहा है, पॉलीसैफोनिया का ही मामला है। अच्छा सर, सर मुझे नहीं नहीं रिकॉर्ड हो रहा है सर। कोई दिक्कत अभी नहीं है, हम जीरो स्टेज पे हैं अभी। जी सर। गेट रिलैक्स। आपने स्पर्मेशियम बता दिया, इसका मतलब आप बहुत सारे लोगों से आगे हो। बहुतों को तो नहीं पता है स्पर्मेशियम किसे कहते हैं। आई एम गारंटेड कि जिनका सिलेक्शन हो गया उनको भी नहीं पता है कि स्पर्मेशियम किसे कहते हैं। हाँ, बट अभी ये कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एल्गी के अलावा क्या फंजाई में भी स्पर्मेशियम बनता है? हाँ सर बनता है। बताएं। सर मुझे याद नहीं है, बट मुझे मुझे ये पता है कि बनता है। और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है फंजाई का, पक्षीनिया की बात नहीं। हाँ, ये मैंने मतलब पढ़ा हुआ है ये कि वहां पे भी ये पक्षीनिया में कंडीशन जब होती आप है। पिकनियोस्पोर बोलते हो, पिकनीडियम बनता है उसमें पिकनियोस्पोर। पिक्नियोस्पोर तो वो पिक्निडियोस्पोर। पिकनियोस्पोर जो है वो दे आर इक्वल टू स्पर्मेशियम, एंड स्पर्मेशियम इज द मेल गैमेट विदाउट फ्लैजिला। जी सर। तो वन इज पॉलीसाइफोनिया पोर्पी, पक्षीनिया पोर्पी। अब आप नहीं भूलेंगे। पक्सिंग और पॉइसन। जी सर। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, फिर आपसे और बातें पूछता हूँ। ओके, रिजर्व फूड के आधार पे आप एल्गी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एल्गी की अलग अलग क्लासेस हाँ में रिजर्व फूड के प्रकार क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? सर, साइनोफाइसी में साइनोफाइशियन स्टार्च प्रेजेंट होता है। हम्म। और यूफाइसी में बेसिकली लैमिनेरियन प्रेजेंट होता है। अ, इसके अलावा बेसिलियोफाइसी में ऑयल कंटेंट ऑयल रिजर्व फूड होता है। और व्हाट अबाउट रोडोफाइसी? रोडोफाइसी में सर फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफाइसी इज रिमेनिंग। क्लोरोफाइसी का आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट इट कुड बी नॉर्मल हाँ, नॉर्मल स्टार्च, नॉर्मल नॉर्मल स्टार्च। स्टार्च या। दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टार्च। यस सर। ठीक है। ओके, साइनोफाइसी में रिप्रोडक्शन कौन कौन से प्रकार से होता है? रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म्स में क्या क्या होता है? सर सॉरी आई मिस्ड एक्चुअली। साइनोफाइसी में रिप्रोडक्शन के एक टाइप्स बताने आपको। साइनोफाइसी सर साइनोफाइसी में ना वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। और एसेक्सुअल प्रेजेंट होता है, बट सेक्सुअल एब्सेंट होता है साइनोफाइसी में। अगर मैं वेजिटेटिव की बात करूं तो इसके अंदर हार्मोगोन्स बनते हैं, विच इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइनोफाइसी। और हॉर्मोगोन्स क्या होते इकाइनेट हैं? ऑल्सो। हॉर्मोगोन्स क्या होते हैं? सर हार्मोगोन क्या होता है? अ, जो साइनोफाइसी के जो थैलस स्ट्रक्चर होती है, उस थैलस स्ट्रक्चर में से वन ऑफ द सेल कैन कन्वर्ट इनटू अ स्पोर फॉर्म, उसको हम हार्मोगोन्स बोलते हैं। और जब एक्वेटिक एनवायरनमेंट है और वाटर की अधिकता होती है, मोस्टली फेवरेबल कंडीशन जिसे हम कहते हैं, उसमें हार्मोगोन्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो आपके अकॉर्डिंग जो इसके अलावा हेट्रोसिस्ट। हाइड्रोसिस्ट, ठीक है, हाइड्रोसिस्ट क्या होता है?
सर हेट्रोसिस्ट बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं प्लांट को। हेट्रोसिस्ट हाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं प्लांट को। पहला तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि इनके पोजीशन के बेसिस पे भी कुछ डिफरेंस क्रिएट होता है, जैसे इंटरकैलरी, बेसल एंड लेटरल। एंड मोरोवर इसमें ये होता है कि बेसिकली दिस इज एन ऑक्सीजन डिवॉइड माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। एंड दे ऑल्सो हैव रोल इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन when the unfavorable condition arises generally vegetative form of ठीक reproduction। है, देखो क्या हुआ कि आपने हेटेरोसिस के बारे में सही बताया, ठीक है। They are the जी site of nitrogen fixation, they are devoid of oxygen because नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्सीजन से डिस्टर्ब हो जाता है ना। वेरी गुड, यस ठीक है। अब आपने लास्ट में जो बोला कि अनफेवरेबल नहीं, जब हेटेरोसिस्ट की डेथ हो जाती है कि वो नेक्रोसिस जब उसका हो जाएगा, देन फिलामेंट है उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे नेक्रोसिस बोल रहे हैं या नेक्रीडियम बोल रहे हैं? जैसे आपने हॉर्मोगोन बोला, वहां पे भी आपको जैसे या तो मतलब कि कोई इंसेक्ट है वो फिलामेंट को चेविंग कर दिया बीच में से, या वाटर करंट है उसकी वजह से फिलामेंट टूट गया। तो वहां आपने जो बोला उसमें आपने सेल बोला, सेल नहीं, वो मल्टी सेलुलर होता है, फिलामेंट। जी सर। टुकड़ा है जिसके अंदर मल्टी सेलुलर कंडीशन होती है ना। दे कैन फंक्शन एज ए प्रोपेग्यूल, उससे वापस से नया थैलस वो बन जाता है। ओके जी सर। एल्गी में एक टर्म आता है बेंथोस। जी बेंथोस किसे कहेंगे अपन? बेंथोस कौन से टाइप के एल्गी होते हैं? सर बैंथोस आर लाइक बॉटम ड्वेलर्स जो बिल्कुल रॉक बॉटम ऑफ सी में मिलते हैं, उनको हम बैंथोस कहते हैं। और जहाँ पे पानी आता और जाता है, टाइड्स आते हैं, जहाँ पे रॉक्स हैं वहाँ पे मिलते हैं, उनको क्या बोलेंगे? um, उनको नेक्टॉन बोलेंगे सर, जो एक्टिव स्विमिंग के थ्रू है ना। एक्चुअल करते में हैं वो। आप क्या है कि जो डोनेशन इन वाटर बॉडी है ना, वहां से ट्रम्स उठा रहे हो, वो नहीं चाहिए अपन को। पैंथिक अच्छा पैंथोस जो किनारे पे हैं उनके लिए है एल्गी में, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके जी तो एल्गी के बाद में आपने क्या तैयार किया है? सर। अभी मैं और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ। मैं सच में बिल्कुल अभी मतलब मैंने अभी 1-2 दिन से ही थोड़ा पढ़ना शुरू कर पाई हूँ बस मैं। तो कोई बात नहीं, आप ना ये सेक्शन वाइज ले लो। और मैंने आपको जी पहले ही सर। बता रखा है कि इट शुड बी टाइम बाउंड, हम्म, क्योंकि आपके पास टाइम कितना है ये तो नहीं पता, लेकिन कम है इतना पता है। जी सर। तो आप टाइम बाउंड होके, जैसे आपने कहा कि मैंने फर्स्ट यूनिट किया, तो वो तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, हम्म, है ना। उसमें तो जैसे सिलेबस पूरा होता है तो वो एक पॉइंट पे नहीं रहेंगे, वो आपसे कुछ बातें पूछेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ की बातें अपन कर भी चुके, पूछ लिया आपसे, बट आप उसको हाँ जी थोड़ा सा फास्टली कवर करें। और जैसे कि आपके पास कंटेंट में जो है आप एक बार उसी से कर लें, है ना, क्योंकि अब नया तो यूज़ करना, आई थिंक आपने कोई सेक्शन तैयार जो करना उसके लिए फिर भी आप कोई बुक ले सकते हो या नया कंटेंट ले सकते हो। ओके यानी जैसे मान लो आप एलगी तैयार करो तो एलगी के लिए वो वाली बुक आपके काम आ जाएगी, जी सर। है ना। बाकी जैसे आप सारा कुछ नया पढ़ने का तो टाइम नहीं है, इसलिए आपके पास जो ऑलरेडी कंटेंट है आप उस पर काम कर लें। और फिर क्वेश्चंस में बातें आएंगी तो आप उनको वीडियो से लिख लेना और दोबारा चेक करना कि आपके आंसर में कहाँ कमियां थी, क्या आपको और हाँ उसमें जी मतलब क्लियर करना है, कहाँ डाउट लगा आपको ना, वो जी मैनेज कीजिए आप, है ना। जी क्योंकि देखो आप लोग ठीक है सर। जितना काम करेंगे उतना मैं आपके साथ काम कर पाऊंगा, हाँ सर डेफिनेटली। है ना। क्योंकि मैंने अभी जैसे सारा कुछ साइड बाय किया हुआ है, मैं कोई काम नहीं करता। मैं सिर्फ मुझे अच्छा लगता है कि भाई भाभी प्रोफेसर हैं, है ना। अभी तो सब सीधे सीधे ही हैं, बाद में तो कोई बात भी नहीं करता, अभी तो बेचारे बात कर लेते हैं।
तो ये अच्छा मौका है इनसे बात करने का। ये तो सब मैडम बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, तो बातें अलग हो जाती हैं, है ना। बट इट इज गुड एट द लेवल ऑफ सब्जेक्ट। ऑनेस्टली सब्जेक्ट ही हमारी पहचान है, और सब्जेक्ट के लेवल पे हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लास्ट फेज के ऊपर जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आप मेहनत कीजिए ना, मैं आपके साथ हूँ, आप मेहनत कीजिए। ईच एंड एवरीवन आप पूरी कोशिश करके पढ़िए, और पढ़ते ही मुझे बता दो कि सर मेरा आज कंप्लीट हो गया, ताकि इमीडिएट, जी है सर। ना, सेशन रखे जाएं। क्योंकि बाहर से जो टीचर्स आएंगे वो अपने हिसाब से पूछते हैं, और सबको इतनी बातें बताई भी नहीं जाती। तो मैं तो आपको अच्छे से जान रहा होता हूँ, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा काम कर सकता हूँ आपके साथ। ठीक है सर। ठीक है, डोंट वरी, कैरी ऑन, है। यस सर, यस सर, मैं डेफिनेटली अभी जो डिस्कशन हो रहा है उसके बेसिस पे मैं इम्प्रूव हाँ, करने की कोशिश नहीं करूंगी लगना definitely। चाहिए अपन को, खुद को लगना चाहिए कि हाँ अभी बाकी है बहुत जी सारा, सर, तो जरूरी है, इससे अपन को जरूरत है। पुश पुश मिलता है कि हाँ यस सर। अपने आप। सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर लूं। हाँ सर जी। आज यूनिट 1 का होना था, मुझे पता होता तो मैं भी प्रिपेयर कर लेती, लेकिन आप तो फिर पहले से पढ़े हुए हैं, तो आपको तो सब आता है। सर सब नहीं आता कोई सर, बात नहीं, एक्चुअली नहीं 10 नहीं की 10 नहीं यूनिट नहीं, पढ़ने से चीजें रुक, भूलती कोई बहुत हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे बता देना कि आपको जो सेक्शन ठीक लग रहा है ना, हम वहां से बात कर लेंगे आपके साथ। ठीक है सर, जो आपको आप पूछ कंफर्टेबल लीजिए रहता है अभी। ना। मैं एक बार पूनम जी से बात कर लेता हूँ, और फिर तब तक आप मुझे बता देना कि सर ये सेक्शन मेरे अच्छे हैं, फिर अपन वहाँ बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, ओके अपन सर। कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है, गुड आप, इवनिंग सर। आपका एमएससी सब्जेक्ट क्या है, बॉटनी है आपका? जी सर। आपका बॉटनी है, चलो ये अच्छी बात है। नहीं वो है, वो सिर्फ एक हल्का सा है, बाकी प्रेशर इज प्रेशर, वो सब पे ही है देखो, है ना। अच्छी बात है। तो आपने अभी तैयार क्या क्या कर लिया, मुझे बताएं पहले एक बार। हाँ सर, मैंने जैसे कल ही स्टार्ट करा, जो आपका मैसेज आया था कि कल होना है फर्स्ट मूक, तो ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने एल्गी किया है, एंड फर्स्ट यूनिट पढ़ा था, एंड फंजाई थोड़ा पढ़ पाई। और अच्छा बाकी एक, मैंने टर्म्स, फिर टाइम कम पड़ रहा था तो सिर्फ टर्म्स देखी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा आज पूरे सिलेबस का होना है। ठीक है, और फिर जैसे आप मुझे ये भी बताएं कि आपने पहले इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया कभी भी? हाँ नहीं सर, लास्ट ईयर मैंने दिया है इंटरव्यू। अच्छा, लास्ट बार आपने इंटरव्यू दिया है ना। ठीक है, जी। तो थोड़ा सा मुझे आप बता दो कि आपका जो इंटरव्यू था उसमें आपसे ज़्यादा बातें क्या पूछी, और आपको इंटरव्यू देख के क्या लगा, मतलब आपको अपनी कमी बताना कि मुझे ये कमी लगी सर। जी, तो सर मेरा जो स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू, वो उन्होंने पीएचडी टॉपिक से स्टार्ट किया था। तो जैसे सबसे पहले मुझसे टॉपिक पूछा कि आपका काम अभी किस पे चल रहा है। हम्म। तो मैंने उनको टॉपिक बताया, तो जो बेसिक क्वेश्चंस बने फर्स्ट उन्होंने मुझे टॉपिक से ही पूछा। लाइक मेरे टॉपिक में था एंडोफाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एंड इस टाइप की थी एचपीएलसी। फिर वो पीएचडी में थोड़ा अंदर घुसते गए कि कौन कौन सी टेक्निक्स आपने यूज कर ली। फिर एचपीएलसी का फुल फॉर्म पूछ लिया कि इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं या हाई प्रेशर कहते हैं। तो कि परफॉर्मेंस बोलोगे कि प्रेशर बोलोगे, तो मैंने बोला दोनों, क्या यू श्योर। तो मतलब इस टाइप से बेसिक बेसिक चीजें पूछनी उन्होंने स्टार्ट करी। फिर वो धीरे धीरे वहां से मतलब सब्जेक्ट की ओर उन्होंने आना चालू किया, और फिर सब्जेक्ट से मुझसे क्वेश्चंस पूछे। बट मुझे जो मतलब लगा, मेरी जो कमी लगी कि मतलब जब ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें सामने 4 ऑप्शंस होते हैं, तो आपको याद आ जाता है। तो जब तक आप सिलेबस पूरा पॉइंट टू पॉइंट एक बार देख के नहीं जाओगे, जैसे सब बोलते हैं कि इंटरव्यू में सिलेबस पढ़ने की नीड नहीं है, कि आप जाओ और ऐसे ही मतलब बेसिक क्वेश्चंस आपसे होते हैं। बट मुझे ऐसे लगा कि नहीं, सिलेबस पढ़ने की बहुत नीड है, क्योंकि वो कुछ टर्म्स ऐसे पूछते हैं कि उस टाइम पे रिकॉल नहीं हो पाता कि हाँ सुना तो है, बट अब इसका आंसर क्या दें, क्योंकि वो आपको 1 या 2 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करना है। ये मुझे मेरी कमी लगी कि मतलब इंस्टेंट रिकॉल कर पाना चीजें वहां पे उस इन्वायरमेंट में, वो थोड़ा सा एक वो लगा। और प्लस जो मैंने बोर्ड टीचिंग के लिए जो टॉपिक चूज करा था, 2 टॉपिक मैंने उनको बताए, तो उन्होंने दोनों ही मना कर दिए। फिर उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए दिया फिश और जिस टेक्निक में से, कि इन दोनों में से आप कुछ भी पढ़ाइए। तो वो मैं प्रिपेयर करके नहीं गई थी, और मुझे सिर्फ फुल फॉर्म याद थी उस टाइम पे।
तो वो भी मुझे लगा कि मतलब हर पोर्शन से थोड़ा थोड़ा मतलब इतना हो कि आप 2 से 3 मिनट वहां पे बोल पाए किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो जनरल बात तो ये है कि भाई अपन अभी जो गेम है उसको हमने जीता तो है ही नहीं। हम्म। कि आप अभी राइट। इंटरव्यू हो जाए, अपना अपना सिलेक्शन हो जाए, तब तो अपन कहें कि भाई हमारा काम हमने कर दिया। और ये भी है कि जैसे मान लो कि कोई रनर है, वो भाग रहा है, तो फिनिश लाइन के पास तो उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। यानी कि मेरा तो ऐसा मानना है कि जैसे आई थिंक शायद 90% लोग तो कम पढ़ के ही जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो 10% जो बढ़िया पढ़ के जाएं, यानी कि मतलब एग्जाम के टाइम पे आप जिस लेवल पे चल रहे थे, हम्म। एटलीस्ट सप्ताह में एक बार वो पन्ने पलट लें आप, रिवाइज कर लें अपनी चीज़ों को, तो भी बहुत अच्छा रह सकता जी। है ना। रेदर देन अपन मतलब एक बार के लिए चलो आराम कर लेते हैं, तो आराम तो क्यों, जब अपन अभी रेस पूरी नहीं हुई तो आराम तो क्यों। हाँ, तो मैं तो उस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूँ, और मेरा कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि भगवान ने आपको मौका दिया है ना, इतने बड़े टीचर्स के सामने जाने का, और उनके हाथ में है आपको आपका पूरा जो ड्रीम लाइफ है वो देने का। यानी कि इससे बेहतरीन चांस अपनी लाइफ में होता ही नहीं है कि मतलब 1-to-1 लाइफ का वो हो रहा है डिसीजन। तो वी हैव टू डू ओवर साइड बेस्ट। मतलब जितना इस ये से मान के चलें कि भाई हम उनके जैसे बच्चे ही होते हैं, उनके सामने छोटे हैं, बच्चे ही हैं, तो सो मतलब सो सॉफ्ट, और अपनी साइड का पूरा ऑनेस्ट उनको दे के मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मतलब बाद में अलग हो जाता है, लेकिन अभी इंटेंसली आपको ऐसा ही रहना, मतलब जैसे एक बच्चा होता है ना एकदम से इनोसेंट, वैसे कि जो आ रहा है वो मतलब जैसा आ रहा है वैसा बताओ, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है मतलब। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपके जो भी नोट्स आपने बनाए होंगे रिटन एग्जाम के लिए, जो भी किया ना, उसको आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहें। आपके कुछ होम एरिया हैं जहां आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, मतलब क्वेश्चंस को डील करने में आपको लगता है कि यहाँ ठीक लगेगा मेरे को, उनको और बेस्ट कर लें। और उनको आप मतलब चैनल पैनल में जब आप जाएं वहाँ पे, तो उनको प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करें कि कैसे भी करके आपकी बेस्ट चीज़ वो आपसे पूछने लग जाए। ठीक है, क्योंकि आपका तो बॉटनी है, इसलिए आपको तो मतलब जनरली लिया जाएगा। हम्म। तो आपको मतलब बायोटेक वाला प्रेशर नहीं है कि आपको मतलब, अब आपसे तो ये है कि भाई आप बॉटनी वाले हैं तो आपको बताना तो पड़ेगा ही ना। तो जी। कोई बात नहीं। देखो रिकॉलिंग का जो आपने मेरे को बताया कि आप रिकॉल नहीं कर पाए, इंस्टेंटली चीज़ें याद नहीं रहती हैं, होता है, वो स्वाभाविक है। बट अब जैसे आपने लास्ट बार जैसे प्रिपरेशन में मतलब मेनली क्या किया था, प्रिपेयर मतलब किस प्रकार से प्रिपरेशन की थी आपने? सर एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने लास्ट ईयर मतलब मुझे पता था कि मेरा फाइनल में होना नहीं है, क्योंकि मार्क्स मेरे उतने मतलब अच्छे नहीं थे। मैं सिर्फ 10 मार्क्स के लिए ले रही थी, तो मैंने उतना एफर्ट्स नहीं लिया था कि पूरा सिलेबस एक बार रिकॉल करूँ। तो मैं जस्ट मतलब एक्सपीरियंस के लिए लास्ट ईयर गई थी। तो ठीक है, मेरी साइड ठीक है, से ही ठीक, प्रिपरेशन उतनी ठीक है, अच्छी कोई नहीं कोई थी। बात नहीं। देखो कोई बात नहीं, मैं भी बिल्कुल फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लो कि किसी कैंडिडेट के राजस्थान में सबसे हाईएस्ट स्कोर आ रखा है, उसका उसको पता है कि भी सबसे ज्यादा नंबर मेरे आ रखे हैं, यानी कि उसको पता है कि भी मेरा तो सिलेक्शन होना ही है। तो मेरा तो उसको भी यही सजेशन होगा कि भाई आप इतना पढ़ के जाओ कि आप सामने वाले को पूरा खुश कर दो ना, कि आप सेलेक्ट तो हो ही, हम्म। नंबर तो हैं ही आपके। तो उसको ज़्यादा बढ़िया आंसर क्यों नहीं देते। और अगर आपके जैसे आपने कहा कि मेरे नंबर कम थे, तो कम तो आपको पता था कि आपके कम थे, पैनल को बट तो सर वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि नहीं लाइक नहीं, मतलब इतनी अच्छी प्रिपरेशन के यही लिए। तो चीज़ थी ना कि आपने कहा कि मैंने उस चीज़ को लाइट लिया।
जी जी। 1 मिनट के लिए सपोज कीजिए कि अगर आप उस चीज को भुला देते कैसे भी करके, हम्म, और आप जितना परफॉर्म किया उससे डबल परफॉर्म करके अगर आते, है ना, मान लो सिलेक्शन तो नहीं हम्म, हुआ, कोई बात नहीं, सिलेक्शन तो सेम रह जाता, बट अगर आपकी परफॉर्मेंस आपने जो की उससे डबल की हुई आपकी होती, तो हम्म, आज आपको उसका बेनिफिट कंप्लीटली मिल रहा होता। ओके। कॉन्फिडेंस था ना आपका, हम्म, है ना, वो आपका आज उस, आज भी है, ऐसी बात नहीं है, अब और भी हो जाएगा, लेकिन उसका आपको मिलता, और हुआ तो कुछ नहीं। इट इज स्मार्टनेस, जी। कि हमें पता है कि हम खो देंगे सब कुछ, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब कुछ, लेकिन जब इसका रिवर्ट आएगा तब तो आएगा कम से कम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ। जी तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो आर्की बैक्टीरिया से रहेगा। आर्की बैक्टीरिया में जैसे आपने मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं उनके बारे में पढ़ा होगा, तो वाई जी। दे आर इम्पोर्टेंट? सर, जो मिथेनोजेंस होते हैं वो आर्किबैक्टीरिया का टाइप है, जो कि जो रूमिनेंट्स कैटल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं ना कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनके डिकम्पोजिशन से मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो नाम है वो मिथेनोजेंस पड़ा है। और इसके अगर एग्जांपल्स देखें तो वो मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकोकस। तो ये बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए ये यूजफुल बोल सकते हैं इनको। तो जो रूमिनेंट कैटल्स हैं उनके बियॉन्ड आपको मिथेनोजेंस कहीं नहीं मिलेंगे, हाँ सर, मार्सी एरिया है में। ना, जो दलदल वाले भाग हैं वहाँ पे आप बताएं। और अगर आपके पास ट्रम हो तो आप मिथेन क्लेथेटर्स होते हैं ना, जहाँ से मिथेन बबल्स के रूप में निकलती रहती है, हम्म, मिथेन क्लेथेट्स, ऐसा कुछ नाम है, आप चेक करना। ओके। यानी कि जो दलदल वाले भाग है वहाँ पे बबल्स के रूप में निकलती है मिथेन, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। तो मिथेन जब प्रोड्यूस होती है तो उसका कोई एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस? जी सर, ये मिथेनोजेंस जो होते हैं ना सर, वो जैसे रूमिनेंट केटल्स की मैं बात करूँ तो उसमें क्या करते हैं कि जो CO2 होती है उसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ के मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता है उसको वहां से रिमूव कर देते हैं, तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है उसको ये इजी बनाता नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये है कि जब मिथेन बैक्टीरिया मिथेन को बनाते हैं तो है। हाँ हाँ। बनी हुई मिथेन कहाँ जाती है? सो वैसे तो मीथेन मतलब एटमॉस्फेयर में। जैसे आपने कहा कि जो दलदल वाले भाग है वहां से बबल्स निकलते हैं, तो बबल्स कहाँ जाएंगे? हवा में। वो ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ एग्जैक्टली, मिथेन जब प्रोड्यूस होता है तो इट विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इफेक्ट। ठीक है। कि साइनोबैक्टीरिया आपने तैयार किए होंगे, इसे साइनोबैक्टीरिया के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स बताएं आप, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो आपने पढ़े हो साइनोफाइसिस से जुड़े हुए। सो अभी मैं जस्ट वन रिकॉल कर पा रही हूँ कि ये एल्गल ब्लूम कोज करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वाटर बॉडी में जो ऑक्सीजन का इनटेक है वो कम हो जाता है। वो फर्दर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके ग्रोथ को ये इनहिबिट करते हैं, जैसे कि माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस एल्गल ब्लूम्स कॉज करते हैं ना। जी। ओके, एक तो एल्गल ब्लूम्स होता है, हम्म, और अ, एक होता है यूट्रोफिकेशन। जी। दोनों में कोई कोरिलेशन है, क्या है दोनों? यस सर, जब यूट्रोफिकेशन की जब कंडीशन देखने को मिलती है वाटर बॉडी में, मींस न्यूट्रिएंट जब हाई अमाउंट में मिलते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन की वजह से एल्गल ब्लूम कोज होता है सर, क्योंकि न्यूट्रिशन वहाँ पे हाई अमाउंट्स में है, तो ये इजीली ग्रो कर पाते हैं और वाटर बॉडी को कवर कर पाते ठीक है, आप वहाँ पे दो जो न्यूट्रिएंट है उनके नाम ऐड करना, हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड एंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस।
आप वहाँ पे बताना कि वाटर बॉडीज में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की एक्सेस की वजह से जो एल्गल ग्रोथ ग्रोथ जो है वो एसेलरेट होती है, उसको अपन यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। एक आपके सिलेबस में सेक्शन है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। तो जो पानी होता है, पानी का जो कंटामिनेशन है, पानी के अंदर बैक्टीरियल कंटामिनेशन है या नहीं, उसको अपन कैसे चेक करते हैं? सर मोस्टली जो वाटर की जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका इंडिकेटर के रूप में हम पिस्सीरिसिया कोलाई या ई कोलाई को यूज में लेते हैं, क्योंकि वो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और फीकल के थ्रू वाटर बॉडीज में जाता है, तो उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वाटर बॉडी में फीकल कंटामिनेशन है कि नहीं। तो ई कोलाई। ठीक है। उस फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सोइल में मिलते हो। सो एजिटोबैक्टर एंड बेजेरिंकिया। ओके। पोएसी के साथ में कौन सा जुड़ा हुआ होता है? पोएसी की ग्रासेस के साथ में, जैसे शुगर कैन की बात की जाए, सॉरी सर, नो आइडिया। शुगर कैन के साथ में कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? पोली, सॉरी सर, नो आइडिया। देखो, शुगर कैन के केस में आपको ध्यान देना है कि एजिटोबैक्टर, ठीक है, बट आपको ध्यान देना है कि नोडुल फॉर्मेशन नहीं है, सिम्बायोसिस भी नहीं है, दैट इज ओनली विसिनिटी का इश्यू है बस। शुगर कैन की जड़ों के बगल में रहता है, यानी कि राइजोस्फीयर में रहता है, नॉट कनेक्टेड, म्यूचुअलिस्टिक नहीं है। ठीक है। आपने नोडुल फॉर्मेशन पढ़ा होगा ना कि कुछ जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम है, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों के साथ में नोडुल फॉर्मेशन करते हैं। तो नोडुल क्या होता है? सर नोडुल उस पार्ट को कहेंगे जैसे कि नोडुल्स मोस्टली राइजोबैक्टीरिया के केस में रूट्स में प्लांट के कौन से भाग में नोडुल्स बनते हैं? सर मोस्टली रूट्स में। रूट्स के कौन से पार्ट में? रूट हेयर में या कोर्टेक्स, कोर्टेक्स। रूट कॉर्टेक्स? रूट कॉर्टेक्स तक बैक्टीरिया कैसे पहुंचता है? सर इन्फेक्शन थ्रेड बनता है, उसके थ्रू जो बैक्टीरिया है वो एंट्री लेता है एंड देन वहाँ पे जो कोलोनाइज करते हैं, तो जो हार्मोन है साइटोकाइनिन, उसकी वजह से जो सेल्स हैं वो डिवाइड करने लगती हैं और उनका नंबर बढ़ता है, जिसकी वजह से एक आउटग्रोथ के रूप में सेल्स बाहर हमको विजिबल होती हैं, जिसको हम नोडुल्स बोलते हैं। ओके। एक तो आपने जैसे रूट नोडुल पढ़ा होगा, सर अभी तो नहीं पढ़ा रिसेंटली ये। जैसे आपने अभी बताया कि रूट नोडुल्स के बारे में आपने बताया, राइजोबियम का इश्यू आपने बताया। एक होता है क्राउन गाल। जी सर। क्राउन गाल क्या होता है? सर क्राउन गोल एक डिजीज है जिसमें भी नोडुल बनती हैं, जिसको हम गोल बोल देते हैं, तो वो नेमेटोड्स की वजह से यूजुअली देखने को मिलती है। निमेटोड? थोड़ी समझ श्योर नहीं है। निमेटोड से तो होता है रूट नॉट, रूट नॉट है ना? ये आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, या टीआई प्लाज्मिड आप लेते हैं, टीडीएनए आप लेते हैं। तो इसको क्राउन क्राउन गाल के केस में क्राउन का क्या मीनिंग है? क्राउन क्यों बोलते हैं? जैसे रूट नॉट तो जड़ों में गांठें बनती हैं, है ना? तो इसमें क्राउन का मतलब क्या है? नो आइडिया सर। ओके। मतलब बिल्कुल ग्राउंड सरफेस के जस्ट ऊपर जो एरिया होता है ना प्लांट का, उसको अपन कॉलर बोलते हैं, तो उसी को क्राउन बोलते हैं। क्योंकि इन्फेक्शन का जो टाइप होता है वो होता है कि बैक्टीरिया प्लांट्स को इन्फेक्ट कैसे करते हैं, कोई मैकेनिज्म होती है प्लांट्स को बैक्टीरिया अगर इन्फेक्ट करते हो? सर यूजुअली तो वुंड्स के थ्रू वो एंट्री करता है, बट अगर वुंड्स नहीं है तो वो एंजाइमेटिक सिक्रेशन के थ्रू भी एंट्री ले सकता है, लाइक सेलुलेज हो गया, हेमिसेलुलेज हो गया। क्राउन गाल के केस में ये होता है कि जब हम खेत में जब हम कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो किसी भी वजह से जो कट क्रिएट होते हैं ना, तो ये सॉइल इनहेबिटिंग बैक्टीरिया है, तो वो वहां से ट्रांसफर हो जाता है।
ठीक है। एक होता है बायोफिल्म, बायोफिल्म क्या होती है? सर बायोफिल्म को हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो बायोफिल्म मतलब एक कम्युनिकेशन है बिटवीन बैक्टीरिया। जैसे कि बैक्टीरिया एक दूसरे को सिग्नल किसके थ्रू देंगे, तो वो क्या करते हैं कि वो एक फिल्म जैसा बना लेते हैं जिसमें वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं और कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सीक्रेट करते हैं जिससे उनके बीच में कम्युनिकेशन मिलता है। तो वो फिल्म जैसी जो लेयर है उसको बायोफिल्म कहते एंड हैं। व्हाट इज क्यूरोम सेंसिंग? कोरम सेंसिंग सब वही है कि सिग्नल के थ्रू मतलब सेंस करना। तो बायोफिल्म जब बनेगी तो कोरम सेंसिंग मैकेनिज्म उनमें होती है। ये ठीक है। इसके बाद में आपने एल्गी तैयार किया क्या? हाँ से पढ़ा है मैंने, एल्गी आपने, पर्टिकुलर मेंबर नहीं बट हाँ पढ़ा है। कोई बात नहीं, अपन एल्गी में ही चलते हैं। एल्गी के कुछ ऐसे करैक्टर्स जिनके बिहाफ के ऊपर आप इनको बाकी प्लांट किंगडम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, बाकी प्लांट किंगडम से तो सर इनमें जो इनका मोस्टली जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो बेस पे किया जाता है। एक तो है इनमें कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो कौन से हैं, और दूसरा है स्टोर फूड। तो उसके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जो दूसरा इनका है तो ये थैलोफाइटा के मेंबर है, बट जो अदर हायर प्लांट्स हैं वो थैलोफाइटा में कंसीडर नहीं होंगे। एंड ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा में कंसीडर हम इसको कर सकते हैं। तो ये बाकी जो हायर प्लांट्स हैं उनसे इस वे में भी डिफरेंट है कि अगर इनमें आपको एम्ब्रियो नहीं एक पाया जाता। सिंगल लाइन में एल्गी को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें एम्ब्रियो नहीं मिलता तो वो एल्गी हेजम। कि आप फिर जैसे आपने अभी बताया कि एम्ब्रियो नहीं बनता, तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें एम्ब्रियो बनता है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन सर कहाँ से स्टार्ट होती है? ब्रायोफाइटा से, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंड आर्चिगोनिया कहाँ से स्टार्ट होता है? आर्किगोनिया से ओनली एल्गी एंड एंजियोस्पर्म में नहीं मिलता, बाकी सब में मिलता है। ओनली लाइक एल्गी। फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म में मिलता है। फंजाई में? फंजाई में मिलता है सर, ओनली एब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। आप दोबारा से एक बार सोचें। हाँ सर मशहूर है। फंजाई में आर्चिगोनिया मिलता है। सर आर्चिगोनिया फंजाई क्या, के लिए शो, आर्चिगोनिया क्या होता है? फंजाई में नहीं मिलता सर। आर्किगोनिया सर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। व्हाई इट इज डिफर फ्रॉम उगोनियम? उगोनियम और आर्चिगोनियम में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर। प्रोटेक्शन। आर्चिगोनियम के अंदर नेक है, वेंट्र कैनाल है, वेंट्र कैनाल के नीचे एग सेल है। उगोनियम के अंदर डायरेक्टली एग सेल है। हम्म, क्योंकि आप ये तो कहते हैं ना कि एल्गी के अंदर जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें प्रोटेक्शन नहीं होता। आप ऐसे वहां बता रहे होते हैं, जनरल बता रहे होते हैं, लेकिन पैरेलल दो एग्जांपल चल रहे होते हैं, एक कारा का, एक पॉलीसाइफोनिया का, वो उसके एक्सेप्शन चल रहे होते हैं, वहां पे प्रोटेक्शन होती है। ओके ठीक है। एल्गी के अंदर जो मेनली पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो कुछ पिगमेंट्स के नाम बताएं आप, कौन कौन से पिगमेंट्स एल्गी में मिलते हैं? हाँ सर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, कैरोटीनॉइड्स, फाइटोबिलेंस एंड जेंथोफिल्स। ओके, ये आपने जो बताया कि इनमें से फाइकोबिलेंस, ये क्या होते हैं? हाँ सर फाइटोबिलेंस ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो कि ओनली ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल होते हैं। देन और कुछ स्पेशल इनके बारे में कुछ सर एग्जांपल ये बताएंगे? तो ये साइनोफाइसी एंड ब्रोमोफाइसी में देखने को मिलते हैं।
तो साइनोफाइसी में इनको C फाइकोसाइनिन एंड C फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं, और जो रोडोफाइसी है उसमें इसको R फाइकोसाइनिन और R फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं, जिसकी वजह से इनमें कलर प्रोड्यूस होता है। ओके, एंड व्हाट अबाउट क्लोरोफिल डी? क्लोरोफिल डी सर फियोफाइसी के मेंबर्स में देखने को मिलता है। यूफाइसी, आर यू श्योर? यस सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सॉरी, रोडोफाइसी सर, रोडोफाइसी। क्योंकि देखो यूनिक चीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, हाँ हाँ है ना? आपको गलत नहीं करना है। जी। ठीक है, कोई बात नहीं। जब थैलस को लेके जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, कि थैलस की जो संगठन होता है एल्गी के अंदर, उसको लेके पूरी डाइवर्सिटी होती है। तो आप कोई ऐसे एल्गी के एग्जांपल बताएं जिसमें पैरेनकाइमेटस थैलस होता है। हाँ, अल्वा सर एक ग्रीन एल्गी है, तो उसमें पेरेनकाइमेटस थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सी लेट्यूस भी कहते हैं इसको। सी लेट्यूस पे कहते हैं, ठीक है, एडिबल होता है, वेरी गुड। देन पॉलीसाइफोनिया में कैसा होता है? सर पॉलीसाइफोनिया में ब्रांच थैलस देखने को मिलते हैं, और उसको यूनी एक्सियल के नाम से जाना जाता है। ओके, या स्यूडो पैरेनकाइमेटस भी बोल सकते हो। जी। स्यूडो पैरेनकाइमेटस एंड पैरेनकाइमेटस में क्या डिफर है, फिर क्या डिफरेंस रह गया? हाँ सर, वैसे तो नहीं पढ़ा मैंने ये, बट अगर मैं बताना चाहूँ तो लाइक उसमें ब्रांच देखने को मिल रहा है, एक कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिल रहा, तो सिर्फ उसको सूडो पैरेनकाइमा। आइडेंटिटी ऑफ ए सिंगल सेल इज लॉस्ट, दैट इज पैरेनकाइमा। यानी कि उनकी खुद की पहचान नहीं बची, अब सब एक जैसे हो गए, दिस इज पैरेनकाइमा। अगर वो बच रही है, दिखने में लग रहा है कि पैरेनकाइमा जैसा है, बट वहां पे सिंगल सेल की आइडेंटिटी है, दैट इज सूडो पैरेनकाइमेटस। ऐसा कोई एल्गी जिसमें पिट कनेक्शंस होते हैं? सॉरी सर। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? सर प्लाज्मोडेस्माटा वो कनेक्शंस हैं सेल्स के बीच में, मोस्टली प्लांट सेल में देखने को मिलता है, जिनके थ्रू एक सेल दूसरे से कनेक्टेड रहती है। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन टू नेबरिंग प्लांट सेल्स, ना, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा की फॉर्मेशन कैसे होती है? सो ये जो प्राइमरी सेल वॉल होता है उसके थ्रू बनता है प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, कोई दूसरे सेल ऑर्गेनेली का इसमें कोई रोल होता है? जी सर, गोल्जी बॉडी। ठीक है। एल्गी की कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस बताएं आप मेडिसिनली। सॉरी सर, मेडिसिनल कोई एंटीबायोटिक किसी एल्गी से मिलता हो? सर अभी रिकॉल नहीं कर पाते। आप लोग बता पाएंगे? ओके, सिंगल सेल प्रोटीन किसे कहते हैं? सर एक प्रोटीन रिच लाइक सिंगल सेल जिससे हम प्रोटीन के सोर्स के रूप में यूज में ले सकें, जैसे कि स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला। तो क्लोरेला जो है वो क्लोरोफाइसी का मेंबर है, एंड जो स्पाइरुलिना है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोफाइसी का मेंबर है। क्लोरेला से आपको कोई एंटीबायोटिक मिलता है? क्लोरेलिन। यस, आप पहुंच गए वहां पे, है ना? यस, ठीक है। ठीक है, आपने जैसे ये अगार अगार के बारे में जानते होंगे ना, क्या होता है अगार अगार? सर अगार अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है जिसको मोस्टली हम लेबोरेटरी में ये यूज क्या करते है, हैं। मतलब जब वैसे ये कार्बोहाइड्रेट है या कैसा कार्बोहाइड्रेट है? सर कार्बोहाइड्रेट ही है, पॉलीसेकेराइड है? पॉलीसेकेराइड है सर। जी। इसका कंपोजिशन पता है आपको? नो सर, अभी नहीं। कंपोजिशन नहीं पता? देन आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है जो लेबोरेटरी में मोस्टली जब हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं तो उसमें उसको सॉलिड फॉर्म में लेके आता है, जिसकी वजह से हम स्टिकिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। कौन से एल्गी से प्राप्त होता है?
सर ये रेडोपाइसी के जो मेंबर हैं जिलेडियम और ग्रेसिलेडियम उनसे मिलता है। और एल्गी के कौन से भाग से मिलेगा आपको? थैलस के, हाँ, थैलस में कहाँ मिलेगा आपको? अगर अगर आपको किसी रेड एल्गी से अगार का एक्सट्रैक्शन करना है तो एल्गी के कौन से पार्ट से आपको मिलेगा? सर मुझे आइडिया नहीं है बट शायद लीप से। शायद। लीप से। डीप तो कैसे बोलेंगे? लीफ नहीं सर, वैसे तो थैलस बोलेंगे algae सेल में। वॉल। आंसरिंग ओके सेल वॉल। ओके। फ्यूफाइसी की सेल वॉल से क्या मिलता है अपन को? सो उससे मिलता है हमको एल्जीनिक एसिड। एल्जीनिक एसिड। एल्जीनिक एसिड क्या काम आता है? सो वो हाइड्रोकोलाइड्स का फॉर्म करता है जिसकी वजह से हम इसको फायर प्रूफ जैकेट्स वगैरह बनाने के लिए यूज में और लेते हैं। कुछ आपकी बॉटनी में और भी बहुत कुछ होगा इसका, प्लांट बायोटेक में आपने पढ़ा होगा। पीओफाइसी का पूछा ना सर हाँ, आपने? फ्यूफाइसी से आपको एल्जीनिक एसिड मिलता है। हाँ अब सर, इसके अलावा इससे आयोडीन ऑब्टेन होता है जैसे कि लेमिनेरिया में, पोटास भी ऑब्टेन होता है एंड पॉलीसाइफोनिया से भी। अभी मैं ठीक है, वो ठीक भूल है, गई हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट आर सिंथेटिक सीड्स? हाँ सर, ऐसे सीड जो हम लेबोरेटरी कंडीशन में मतलब आर्टिफिशियली जनरेट कर रहे हैं थ्रू एम्ब्रियो एंड उनके बाहर सोडियम एल्जिनेट की कोटिंग। है ना? तो एनकैप्सुलेशन करते हैं अपन, तो उसमें क्या है? जी एल्जिनेट। जी तो जी। वो क्या है? एल्जिनिक एसिड। हम्म। तो आपने बताया एल्जिनिक एसिड, आपको ये भी पता है। हम्म। तो मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा नहीं। वो ये कनेक्ट ये भाई रिकॉर्डिंग, सर। हाँ एग्जैक्टली अपन यही चाहते हैं कि जब आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि उनको दिमाग में जैसे हिट कर सकता हम्म है ना? एल्जिनिक एसिड बोला, आ जाएगा दिमाग के अंदर, हम्म। है ना? अब जैसे आपने एल्जिनिक एसिड बोला तो एक दूसरा नाम और आता है एलएसडी। एलएसडी क्या होता है? सर एलएसडी एक लाइसर्जेनिक एसिड। एसिड हाँ डाइथाइल हाँ, ये क्या समथिंग है। क्या होता है लाइसोजेनिक एसिड? कहाँ से मिलेगा सर आपको? ये एक हेलुसिनोजन है जो क्लेविसेप्स पर्पुरिया हम्म, से शायद जो मिलता है। फंगस है ना? जो अर्गट, जी अर्गट फंजाई होता है ना, उससे मिलता है। जी। ठीक है, अर्गट क्या होता है? व्हाट इज अर्गट? सर एक टॉक्सिन। अर्गट इज नॉट ए टॉक्सिन। अर्गट सर इज, मोस्टली जो अर्गट फंजाई होती है वो अर्गट, टॉक्सिन्स अर्गट, सीक्रेट कर। अर्गट इज ए स्ट्रक्चर। ओके। अब आपको ये बताना है कि फंगस की लाइफ में अर्गट जो होता है, जिसको अपन स्क्लेरोसिया बोलते हैं, वो क्या होता है एग्जैक्टली? वो क्या है मतलब? हाइफा है या कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या क्या है वो? सर वो एक ब्लैक कलर की लाइक ग्लोबस कॉम्पैक्ट सी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में फंजाई बनाता है और उनके थ्रू फिर वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। हाँ देखो, आप इसमें ये बोलें कि वो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। दूसरी बात, जो अर्गट फंजाई होते हैं उनके अंदर जो माइसीलिया होते हैं वो प्लस कोनिडियोफॉर्स एंड कोनिडिया, they stuck together ओके। and to form a compact mass. That compact structure that are irregular in shape, है ना? इनिशियली वो पिंकिश कलर के होते हैं बट लेटर ऑन दे टर्न डार्क टैन ब्लैक। कलर, ब्लैकिश। दे रेस्ट इन सॉइल, दे आर रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। ओके। तो जब स्क्लेरोसियम जर्मिनेट होता है ना? जैसे पक्षी ने, वो आपने क्लैविसेप्स की बात की, अर्गट की बात की, तो उसके स्क्लेरोसिया जब जर्मिनेट करेंगे या उसमें जब फर्दर डेवलपमेंट होता है तो स्क्लेरोसिया से क्या बनेगा? फंगस की लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली बात की जाए तो जब स्क्लेरोसियम मॉइस्चर हो जाएंगे, रेन मिलेगी, वो भीग जाएंगे, उसके बाद में उनसे कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? सो माइसीलिया लाइक। इसीलिए डायरेक्ट नहीं बनेगा ना। सो अभी मैंने लाइफ साइकिल लाइक ओके, कोई मेंबर्स बात तक कोई नहीं बात नहीं, पढ़ी। कोई बात नहीं। एस्कोमाइसिड जानते हैं आप? जी। एस्कोमाइसिड के कुछ कैरेक्टर्स बताएं। हाँ तो एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं उनमें माइसीलिया देखने को मिलता है। why they are called esco? Why they are called esco?
जो इनमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं वो एस्कस एक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर की साइड बनते हैं presence of ascus and what is ascus? सर एस्कस वो स्ट्रक्चर है जो एस्कोस्पोर्स को कंटेन करती है। देखो टेक्निकली और देखा जाए तो ट्रम का मीनिंग होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर। हाँ एस्कस इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स वाई एस्को विद इन उसके एस्कोस्पोर बनेंगे, राइट। हाँ, बाकी कुछ और करेक्टर बताएं आप एस्कोमाइसीट के। सर एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में जो सेप्टा होते हैं वो सिंपल प्रकार के होते हैं और इनमें डाइकैरियोटिक स्टेज भी देखने को मिलती है इनके लाइफ साइकिल में। और इनमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो एस्कोकार्प होती है और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एस्कोस्पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, गिव मी टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प बताएं आप मुझे। एस्कोकार्प कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं उनके? सर एस्कोकार्प जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्लिस्टोथीसियम, पेरिथीसियम एंड एपोथीसियम। तो क्लिस्टोथीसियम जो होता है वो क्लोज होता है, उसका से एग्जांपल है एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। और जो पेरिथीसियम है वो फ्लास्क के शेप की होती है जो इनकी एस्कोकार्प होती है और ओपन होती है और उसका जो एग्जांपल है वो है क्लेविसोप्स एंड न्यूरोस्पोरा। एंड जो एपोथीसियम है वो कप शेप की होती है सर और उसका एग्जांपल है पेजाइजा तो एंड मोरेल्स। आपने जैसे पेरिथीशियम बोला, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, तो अब वही बात है, आपने बुक में डायग्राम देखा है, देन यू कैन रिकॉल कि अर्गट की लाइफ साइकिल के अंदर सेम वही चीज है ना। जो स्क्लेरोसियम बना था वो जब मॉइस्चर उसको मिलेगी तो उसके ऊपर एस्कोस्ट्रोमा बनता है, वो जो फ्रूटिंग स्ट्रक्चर बनती है उसका जो पेरिफेरी है वहां पे पेरिथीशिया बनते हैं सारे के सारे। अब पेरिथीशियम जो होता है, पेरिथीशियम के अंदर फिर आपके एस्कोस्पोर्स एस्कस के अंदर बनेंगे। ठीक है, एक होता है क्रोजियर। क्रोजियर क्या होता है? हाँ सर, अभी जस्ट मुझे बस डायग्राम याद है कि ऐसे हेलिकल फॉर्म में। ओके, कोई बात नहीं, आप मुझे कोशिश करें कि एक तो होता है क्लैम्प कनेक्शन, एक होता है क्रोजियर, दोनों में क्या है, मतलब क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है? सर क्लैम्प कनेक्शन जो है वो बेसिकली एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है। वो एक ब्राउन एल्गी है और उसमें वो नहीं है। दोबारा सोचिए। तो मुझे जो याद आ रहा है वो भी यही आ रहा है कि एक फीमेल गेमेट के चारों तरफ मेल गेमेट्स जब नम्रता जी, अटैच। क्लैम्प कनेक्शन कहाँ होते हैं? सो बेसिडियोमाइसिटीज में। हाँ, बेसिडियोमाइसिस, रेसिडियो में सर यस, कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बिहाफ के ऊपर तो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस। ठीक है, एक आपने आपने बता दिया ना सेप्टम के बारे में, तो बता दिया होगा शायद मेरे को। डोलिपोर सेप्टा होता है ना, बेसिडियोमाइसिटीज में। तो डोलिपोर सेप्टम जो होता है वो बाकी सेप्टम से डिफर कैसे करेगा, उसमें क्या डिफरेंस होता है बाकी से? सर इसमें जो सेप्टा होता है वो थोड़ा बेल शेप का लाइक इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है और एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको। मेम्ब्रेन का नाम है कुछ? हाँ जी सर, पेरेंथोसोम। हाँ, पेरेंथोसोम, पेरेंथोसोम से कवर्ड होता है। ठीक है, आपने जैसे कई बार मेंशन किया कि डाइकैरियोटिक है ना, तो डाइकैरियोटिक और मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो होते हैं उनमें क्या अंतर है? डाइकैरियोटिक कब बोलते हैं, मोनोकैरियोटिक कब बोलते हैं अपन? सर यूजुअली जैसे फंगस जो होता है उसमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी 3 स्टेप होती हैं। फर्स्ट होता है प्लाज्मोगेमी, सेकंड होता है कैरियोगेमी एंड थर्ड होता है थर्ड का भी मैं भूल गई हूँ। तो इनमें जो कैरियोगेमी की प्रोसेस होती है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है प्लाज्मोगेमी के बाद में। तो इसमें कुछ टाइम के लिए इसमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियोटाइजेशन। और जब वो दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं तो वो कंडीशन होती है मोनोकैरियोटाइजेशन। मींस नो, देखो मोनो का मतलब होता है सिंगल कैरियन इन ए सेल,
इट मे बी टाइप ऑफ प्लस, इट मे बी टाइप ऑफ माइनस। जैसे मान लो आपने बेसिडियोस्पोर को जर्मिनेट कराया, ठीक है, आपने बेसिडियम के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर दिखाए, एस्कस के अंदर आपने 8 एस्कोस्पोर दिखाए, तो 8 में से 4 प्लस टाइप के, 4 माइनस टाइप के। जब वो जर्मिनेट करेंगे तो उनसे बनेगा प्राइमरी माइसिलियम। प्राइमरी माइसिलियम इज मोनोकैरियोटिक, हैविंग वन टाइप ऑफ न्यूक्लियस इन ईच सेल। अब आपने जो बोला वहां पे आपको बोलना है डिलेड कैरियोगेमी। ओके। प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद में कैरियोगेमी नहीं होती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिलेड कैरियोगेमी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक कंडीशन क्रिएट होती है कि वन सेल हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। अब दोनों अगर सेम है तो होमोकैरियन, हेटेरोकैरियन, बट बोथ आर डाइकैरियन। वो लॉन्ग लिव्ड फेज होता है फंगस का। फायर जो फंजाई हैं उनकी लाइफ के अंदर जो डोमिनेंट फेज होती है वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है। इन्फेक्शन मेनली स्प्रेड जिस फॉर्म में होता है वो होता है डाइकैरियोटिक। इन्फेक्शन स्टार्ट जहाँ से होता है वो होता है मोनोकैरियोटिक, राइट। और बाद में जो फ्रक्टिफिकेशंस आते हैं, फ्रक्टिफिकेशन जो बनते हैं, चाहे आप एस्को कार्ब बनाओ चाहे आप बेसिडियो कार्ब बनाओ, दोनों क्लासेस में जो भी आप बोलना चाहते हैं, they represent the tertiary level, है ना। प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, डाइकैरियोटिक माइसीलियम एंड टर्सरी। टर्सरी का मतलब फ्रक्टिफिकेशन, हाँ, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसीट में फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? बेसिडियो बेसिडियो कार्ब, ठीक है। और बेसिडियो कार्ब के ऊपर बेसिडियम कहाँ मिलेंगे आपको? सर उसके ऊपर मिलेंगे एक्सोजिनसली। और इफ यू आर क्लियर देन कैन यू डिफाइन कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिडियम, कि वहाँ पे बेसिडियम के 2 प्रकार होते हैं, उनके वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एक फ्रैग्मो बेसिडियम होता है, एक होलो बेसिडियम होता है। ओके। जिसमें सेप्टा है दिस इज फ्रैग्मो, और जिसमें सेप्टा नहीं है दिस इज होलो बेसिडियम। ओके, पक्सीनिया पढ़ा आपने? सर नहीं, इंडिविजुअल मेंबर्स नहीं पढ़े हैं मैंने, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। जनरल कैरेक्टर्स ही आपने पढ़े, ठीक है। तो कुछ फंगल डिजीज के नाम बताएं आप। सर ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा and red root of sugarcane and red rust of wheat and smut of wheat and ergot disease of bajra and smut disease of bajra। देखो इसमें आपको ध्यान देना है कि आप तैयार करना है इनको प्लांट वाइज। जैसे गेहूं, तो गेहूं की आपको कम से कम 3, 4, 5 डिजीज के नाम पता होने चाहिए। आपने बाजरा लिया, बाजरा की 2-3 डिजीज फटाफट बोल दीजिए। उससे सामने मैसेज आता है कि आपने इनको तैयार किया हुआ है ना। आपने ग्रीन ईयर डिजीज बोला, तो ग्रीन ईयर डिजीज उसके बारे में कुछ सिम्टम्स आपको पता है कि कैसे सिम्टम्स बनते हैं प्लांट में? फंगस का पता है, कौन सा फंगस होता है बताएं। सर इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, जो कि ओमाइसीटीज का मेंबर है। Yes. और इसमें जो बाजरे की जो ईयर है जिसको हम बाली कहते हैं यूजुअली, तो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन अपीयरेंस देता है। तो इसलिए इसका नाम हमने इस डिसीज को बोला ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। तो बाजरे के अंदर आप जो बता रहे हैं कि जो बाली है उसमें लीफी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, तो बाली में तो फ्लावर्स होते हैं, फ्लोरेट्स जो बोलते हैं। तो फ्लोरेट के कौन से भाग लीफी हो जाते हैं? बाजरे के फ्लोरेट में कौन कौन से पार्ट होते हैं? बाजरे के फ्लोर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? वैसे तो पोल्ट्री का मेंबर है, तो लेमा एंड पेलिया। लेमा एंड पेलिया के बाहर भी कुछ होता होगा। ब्लूम्स। Beals the BioPoint. Beals the BioPoint. Beals the BioPoint.
Beals the BioPoint.